हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थी, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका अपने इस प्यारे से चैनल सौरभ एजुकेशन में। बोर्ड एग्ज़ाम्स आपके हो रहे होंगे, पेपर कैसे जा रहे हैं। बेस्ट ऑफ लक बाकी के पेपर्स के लिए। कुछ ही दिनों में आपके मैथ के पेपर्स भी होने हैं, तो इसी कड़ी में हमने ये सोचा कि हर चैप्टर्स के आपके क्विक रिविज़न में आपको करा दूँ। तो उसी क्विक रिविज़न में हमने एक चैप्टर लिया है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इस चैप्टर्स के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे और जो लास्ट में टॉपिक बचता है आपका, जिससे क्वेश्चंस आते हैं असर्शन रीजन और केस बेस्ड, उनको भी हम लोग टारगेट करेंगे और बेस्ट प्रैक्टिस करेंगे। आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। एक्चुअली मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लिए होंगे, फिर भी मैं एक क्विक रिविजन आपके लिए रिवाइज कर देता हूँ कि एक्चुअली में होता क्या है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बच्चों क्लास 10th में आप लोगों के लिए सिर्फ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ही है। आने वाले क्लास में आप लोग एक और प्रोग्रेशन पढ़ेंगे जिसका नाम है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो क्लास 10th में आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही पढ़ना है, इससे ही क्वेश्चंस आएंगे। तो आइए पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं। कोई भी एक सीरीज़, फॉर एग्जांपल 1, 3, 8, 9 एंड सो ऑन। एक सीरीज़ हम लोग लेते हैं 1, 3, 8, 9 और हम चेक करते हैं कि ये सीरीज़ किस तरीके से मूव कर रही है। तो 1 से 3 +2, 3 से 8 +5, 8 से 9 +1। यहाँ +2 था, यहाँ +5, यहाँ +1, यानी कि इस सीरीज़ में इरेगुलर जो है मूविंग हो रही है। +2 इंक्रीज़ हो रहा है, +5 हो रहा है, +1 हो रहा है। अगर किसी सीरीज़ में इरेगुलर मूविंग हो तो वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होता है। अगर ये सीरीज़ इस तरीके से होती 2, 4, 6, 8 या 1, 3, 5, 7 या 7, 5, 3, 1 एंड सो ऑन। आइए इस सीरीज़ को चेक करते हैं। +2, +2 एंड +2। इस सीरीज़ में सभी नंबर्स +2 से इंक्रीज़ हो रहे हैं, मतलब कि रेगुलर इंक्रीजिंग है, +2, +2, +2। इस तरीके की सीरीज़ को हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे। इसमें भी चेक करेंगे तो +2, +2, +2। ज़रूरी नहीं कि सीरीज़ में प्लस ही होगा, डिक्रीजिंग भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। जैसे यहाँ देखिए 7 से 5 -2, -2, -2। तो जब भी किसी सीरीज़ में इक्वल नंबर प्लस हो रहा होगा या इक्वल नंबर माइनस हो रहा होगा, यानी +1 ही होगा या +2 ही होगा, कोई भी नंबर हो सकता है। अगर इक्वल नंबर प्लस हो रहा हो और इक्वल नंबर माइनस हो रहा हो तो ऐसे सीरीज़ को हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। चेक करने का क्या तरीका है, ये जो डिफरेंस आप देख रहे हैं ना, सक्सेसिव नंबर को पहले वाले नंबर से माइनस कर लीजिए। 4 को 2 से माइनस करेंगे तो 2 आएगा, 6 को 4 से माइनस करेंगे तो भी 2 आएगा, 8 को 6 से माइनस करेंगे तो भी 2 आएगा। मतलब सभी नंबर्स में 2 की गैपिंग है। तो ये आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। हो सकता है कि 2 डिक्रीज भी हो रहा हो तो भी आपका AP होगा। इसके लिए एक फॉर्मूला जो है AP के लिए आता है, वो फॉर्मूला मैं लिखता हूँ। अगर कोई AP दिया हुआ है आपका, फॉर एग्जांपल 1, 3, 5, 7 एंड 9 सो ऑन, ये एक AP है। पहले आप इसको चेक कर सकते हैं। डिफरेंस 2, 2, 2, डिफरेंस 2। तो ये एक AP की सीरीज़ है। अगर आपको इस सीरीज़ का 200 टर्म निकालना हो तो आप क्या करेंगे। देखिए ये फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म। अगर आपसे बोला जाए 7 टर्म, 8 टर्म, 9 टर्म, 10 टर्म, तो आप इजीली निकाल सकते हैं। ऐड करके 2 ऐड करेंगे आ जाएगा। मगर आपसे अगर बोल दे 200 टर्म, 1000 टर्म, तो आप क्या करेंगे। एग्ज़ाम में पूरा बैठ के लिखेंगे तो है नहीं कि वो टर्म क्या आएगा, लिखना भी नहीं चाहिए। तो उसके लिए एक फॉर्मूला है इस AP का, जिसको हम लोग बोलते हैं nth टर्म फॉर्मूला। According to this formula, nth term formula is a plus n minus 1 into d। इसमें जितने भी सिंबल हैं a, n, d, इन सब का एक मीनिंग है। क्या मीनिंग है। a मीन्स फर्स्ट टर्म, n मीन्स जो टर्म आपको फाइंड करना है, फाइंडिंग टर्म, एंड d मीन्स कॉमन डिफरेंस। तो
आइए इस सीरीज से हम लोग समझते हैं कि फर्स्ट टर्म क्या है, फाइंडिंग टर्म क्या है और कॉमन डिफरेंस क्या है। आइए समझते हैं। तो किसी भी सीरीज का जो फर्स्ट नंबर होता है वो आपका फर्स्ट टर्म होता है। किसी भी सीरीज में जो टर्म आपको फाइंड करना था, फॉर एग्जांपल आपको 200 टर्म फाइंड करना है, तो n की वैल्यू 200 हो जाएगी, ये आपकी n की वैल्यू हो जाएगी। और इस सीरीज में जो डिफरेंस हो रहा है, यानी कि 3 से 1 माइनस करेंगे अगर हम लोग, तो डिफरेंस आपका 2 आ रहा है, तो ये आपका d की वैल्यू हो गई, यानी कि ये आपका कॉमन डिफरेंस हो गया। अगर सीरीज डिक्रीज हो रही होती तो यही वैल्यू माइनस में आती, -2 आ जाता, उसको भी हम लोग करेंगे, तो ये आपका d की वैल्यू हो गई। अगर सारी वैल्यूज आप इसमें पुट करेंगे तो आपको 200 टर्म की वैल्यू भी मिल जाएगी। अगर n की वैल्यू आप 200 पुट करते हैं, अगर n की वैल्यू आप 1000 पुट करते हैं तो आपको 1000 टर्म भी मिल जाएगा। तो ये आपका nth टर्म का फॉर्मूला था। आइए कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग इसी फॉर्मूले पे बेस्ड, इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड, तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको कि कैसे सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये क्वेश्चंस एनसीईआरटी के हैं। राइट फर्स्ट फोर टर्म ऑफ एपी। एक एपी गिवन है और आपको इसके फर्स्ट 4 टर्म बताने हैं। ए इज इक्वल्स टू 10 एंड डी इज इक्वल्स टू 10। सेकेंड, ए इज इक्वल्स टू -1, डी इज इक्वल्स टू 1/2। तो अगर हमको ये क्वेश्चन सॉल्व करना होगा तो हम क्या करेंगे, देखिए हमें फर्स्ट 4 टर्म फाइंड करने हैं। तो अगर 4 टर्म 5 टर्म 6 टर्म फाइंड करना होता है तो जनरली हम लोग फॉर्मूला यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि वो ऐसे ही प्लस करके आ जाएगा। अगर हमें ज़्यादा ही टर्म फाइंड करना होगा तो हम फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। फर्स्ट 4 टर्म ऐसे ही हो जाएगा। देखिए जो ये ए की वैल्यू होती है ये फर्स्ट टर्म होता है, तो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। फर्स्ट टर्म हो गया 10। अब हमारे पास कॉमन डिफरेंस 10 है, इसी नंबर को हम लोग इसमें प्लस करते जाएंगे तो हमें नेक्स्ट टर्म मिलता जाएगा। 10 में 10 प्लस करेंगे तो 20, सेकेंड टर्म। 20 में 10 प्लस करेंगे तो 30, थर्ड टर्म। और फिर 30 में ही कॉमन डिफरेंस प्लस करेंगे तो 40, ये फोर्थ टर्म हो गया। सॉरी, सेकेंड टर्म को हम देखते हैं। ए इज इक्वल्स टू -1, तो फर्स्ट टर्म आपका -1 हो गया। इसी में जब हम लोग 1/2 प्लस करेंगे तो -1 प्लस 1/2 यानी कि -12, ये आपका सेकेंड टर्म हो गया। और जब आप -1/2 में 1/2 प्लस करेंगे तो आपको क्या फाइंड होगा, ये आपको मिल जाएगा 0। और जब आप 0 में 1/2 प्लस करेंगे तो 1/2 आपको मिल जाएगा। ये आपके फर्स्ट 4 टर्म हो गए। तो इस तरीके से अगर फर्स्ट 4 टर्म या फिफ्थ टर्म फाइंड करना होगा तो जनरली हम लोग फॉर्मूला यूज़ नहीं करते हैं, ऐसे ही डायरेक्ट हम लोग प्लस कर लेते हैं। अगर यहाँ पे माइनस होता तो 10 - 10 0 हो जाता, फिर 0 - 10 -10 होता, फिर -20 एंड सो ऑन। तो ऐसे हम लोग फाइंड करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। एक क्वेश्चन नंबर प्रॉब्लम पे बेस्ड आता है, जिसमें ये पूछा जाता है आपसे कि ये नंबर प्रॉब्लम आपका एपी में है या नहीं। जैसे क्वेश्चंस है, मैं लिख देता हूँ। आपके एनसीईआरटी का फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन ही है, द टैक्सी फेयर आफ्टर each kilometer when the fare is rupees 50 kilometer for the first kilometer and ₹8 for each additional किलोमीटर। तो
विद्यार्थियों देखिएगा, एक क्वेश्चन है और आपसे पूछता है कि ये क्वेश्चन जो है एपी फॉर्म करेगा कि नहीं करेगा। तो आइए चेक करते हैं। जो टैक्सी फेयर है वो फर्स्ट किलोमीटर के लिए 15 किलोमीटर चार्ज करता है। जैसे टैक्सी है, आपको कहीं जाना है तो जो अगर आप 1 किलोमीटर चलते हैं तो आपको 15 रुपीज़ देना पड़ेगा। उससे आप एक भी किलोमीटर एक्स्ट्रा चलते हैं तो आपको उसके लिए 8 रुपये एक्स्ट्रा देना होगा। यानी कि आप समझिएगा बात को, आप 15 रुपये तो देंगे ही देंगे, 15 तो आप देंगे ही देंगे। अब 15 में 8 रुपये एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा सेकंड वाले के लिए। अगर आपको सेकंड किलोमीटर चलना है तो आपको ये देना पड़ेगा। थर्ड किलोमीटर के लिए आप ये तो देंगे ही देंगे, 15 + 8 किलोमीटर आपको और एक्स्ट्रा देना होगा। फर्स्ट इतना है, ये आपका ऐड होता जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो फर्स्ट नंबर आपका 15 हो रहा है, सेकेंड 15 + 8, 15 + 8 + 8, यानी कि इन दोनों में देखिए 8 का डिफरेंस आपको दिख रहा है। 15 तो सेम ही है, इन दोनों में देखिए इतना तो सेम ही है, 8 का डिफरेंस दिख रहा है। तो जब भी ऐसा सीरीज़ फॉर्म करे जिसमें कॉमन डिफरेंस सेम हो, इसमें भी 8 का डिफरेंस, इसके बाद इसमें 8 और आगे भी ऐसे 8 अधिक होगा, तो इस तरह का जो क्वेश्चंस होता है वो एपी फॉर्म करता है। तो हम बोल सकते हैं कि ये प्रॉब्लम जो है एपी फॉर्म करेगा, एपी में है ये प्रॉब्लम। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जिसमें चेक करना होगा हमें कि ये एपी में है या नहीं, और फिर हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना होगा। एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, और अगर एपी है तो आपको कॉमन डिफरेंस भी बताना है। फाइंड कॉमन डिफरेंस। तो आइए हम लोग चेक करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, देन फाइंड कॉमन डिफरेंस। तो कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे फर्स्ट जिसमें आपको चेक करना है 2, ये क्वेश्चंस आपके बुक में मिल जाएंगे एनसीईआरटी में। सेकंड 3, 3 + √2, 3 + 2√2, 3 + 3√2 and so on. Third question, √2, √8, √18, √32. Fourth question, √3, √6, √9, √12 and so on. तो विद्यार्थियों आप देखिएगा, हमें ये 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं और हमें चेक करना है कि जो सीरीज़ दी हुई है, जो सीक्वेंस दिया हुआ है, क्या ये एपी में है, क्या ये एपी का सीक्वेंस है या फिर ये एपी में नहीं है। अगर एपी में है तो उनका कॉमन डिफरेंस क्या है। तो आइए फर्स्ट को चेक करते हैं हम लोग। 2, 4, 8, 16, 2 में 2 ऐड करेंगे तो 4 होता है, कॉमन डिफरेंस 2 हुआ। लेकिन 4 में 2 ऐड करने पर 6 आता है, यहाँ पर 8 है। फिर 8 में 2 प्लस करेंगे तो 10 आता है, यहाँ 16 है। मतलब ये 2 की गैपिंग पे नहीं है, ना 2 प्लस हो रहा है ना 2 माइनस हो रहा है, तो ये आपके एपी में नहीं होगा। आइए इसको चेक करते हैं। जब भी एपी में आपको चेक करना होगा तो हमेशा सेकंड नंबर में से फर्स्ट नंबर को माइनस कर लीजिए आप। 3 + √2 - 3, 3 से 3 कैंसिल, आपका कॉमन डिफरेंस आ गया √2। अब ये सेम कॉमन डिफरेंस सब में होना चाहिए, मतलब इस नंबर में √2 प्लस करने पर ये आना चाहिए, इसमें √2 प्लस करने पर ये नंबर आना चाहिए, नेक्स्ट वाला नंबर। इसमें √2 प्लस करें तो नेक्स्ट नंबर आना चाहिए। तो आइए चेक करते हैं, 3 + √2 में √2 प्लस करते हैं, 3 + √2 + √2, तो हमें क्या मिलेगा, 3 तो नंबर है ऐसे ही लिख देंगे और ये रूट वाला नंबर है, तो √2 √2 2√2 हो गया, 2√2 ये नंबर मिल गया। जब इसमें हम लोग प्लस करेंगे √2 को तो हमें ये मिलेगा, कैसे,
3 प्लस 2√2 और √2, ये दोनों मिलके 3√2 हो जाएगा। तो 3 प्लस 3√2, यानी कि ये एपी में हमारा, ये क्वेश्चन हमारा एपी में है। आइए थर्ड क्वेश्चन को चेक करते हैं एपी में है या नहीं। तो ये आपका √2 हो गया। √8 को हम लोग लिख सकते हैं 2√2। क्यों? 8 को हम लोग 2 इंटू 2 इंटू 2 3 टाइम्स लिख सकते हैं, ये 2√2 हो जाएगा। √18 को आप लिख सकते हैं 9 इंटू 2, तो 9 का स्क्वायर रूट हो जाता है 3√2। इसको आप लिख सकते हैं 16 इंटू 2, तो 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है, तो 4√2। तो अगर हम देखें ध्यान से तो √2 से 2√2 हो गया, कितना ऐड हुआ? तो 2√2 माइनस करेंगे √2, तो 2√2 में इसका मतलब यहाँ पे 1 है, 2√2 माइनस 1√2, तो आपका हो गया √2, मतलब 1√2। फिर 3√2 में से 2√2 माइनस करेंगे √2, 4√2 में से सॉरी 4√2 में से 3√2 माइनस करेंगे तो √2। इसका मतलब कि सब में कॉमन डिफरेंस सेम है, तो ये आपका एपी में हो जाएगा। आइए फोर्थ चेक करते हैं। ये √3 हो गया, ये √6 हो गया। √9 का स्क्वायर रूट होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3, और ये हो जाएगा आपका 4 3 4 इंटू 3 2√3। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो √3 से √6 कुछ ऐड करके हम यहाँ पे नहीं बना सकते हैं, √6 से 3 भी ऐड नहीं कर सकते, तो ये नंबर हमारा एपी में नहीं है। 3 से 2√3 भी कुछ ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे √3 यहाँ पे 3 है, तो ये आपका ये एपी में था और ये एपी में था। इस तरीके से हम लोग कोई भी सीरीज़ को चेक कर सकते हैं कि वो एपी में है या नहीं। कुछ कॉम्प्लेक्स सीरीज़ अगर आती है तो उसके लिए आप घबराइएगा मत, पहले इसको सॉल्व कर लीजिएगा, फिर आराम से माइनस करिएगा। अगर सबका कॉमन डिफरेंस सेम होता है तो आप वो सीक्वेंस आपका एपी में होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग डायरेक्ट जो फॉर्मूला मैंने लिखा था nth टर्म का, उसको हम लोग यूटिलाइज करेंगे, उसका इस्तेमाल करेंगे। तो क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, विच टर्म ऑफ एपी ये एपी आपका है 3,8। एपी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को ही हम लोग शॉर्ट में एपी लिखते हैं। 3,8, 13 डॉट इज 78। आइए इसको सॉल्व करते हैं। विच टर्म ऑफ एपी 3, 8, 13 एंड सो ऑन इज 78। इसका क्या मतलब हुआ? इसका सिंपल सा मतलब ये हुआ कि जब ये सीरीज़ बढ़ेगी तो 3, फिर 8 आया, फिर 13 आया, फिर कोई नंबर आएगा, और एक समय के बाद ये नंबर 78 भी आएगा। तो जब ये 78 आएगा तो किस नंबर पे आएगा? मतलब ये फर्स्ट नंबर पे 3 आ गया, सेकंड पे 8 आ गया, थर्ड पे 13 आ गया। तो जब 17 आएगा, 78 आएगा, ये नंबर आएगा, तो उसका नंबर क्या होगा? किस नंबर पे आएगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, किस नंबर पे आएगा? तो उसको फाइंड करने के लिए हम लोग nth टर्म फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, a प्लस n-1 इंटू डी। nth टर्म मतलब जो टर्म हमें पता है, जैसे 78 फर्स्ट टर्म 3 है, सेकेंड टर्म 8 है, और थर्ड टर्म 13 है। तो मैं मान लेता हूँ कि जिस टर्म पे 78 आएगा वो n टर्म है, उसी n की वैल्यू मैं फाइंड कर लूँगा। तो मैं मान लेता हूँ कि nth टर्म आपका 78 है, और मैं n की वैल्यू n ही पुट कर दूंगा, क्योंकि मैं मान लेता हूँ कि nth टर्म है। तो n की वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे। फर्स्ट टर्म, ये मतलब फर्स्ट टर्म आपका 3 है, 3 प्लस n को n ही रहने देंगे, क्योंकि हमें पता ही नहीं 78 कौन सा टर्म है, वही तो फाइंड करना है। और कॉमन डिफरेंस निकाल लीजिए। जब आप 8 में से सेकेंड नंबर में से फर्स्ट नंबर माइनस करेंगे तो कॉमन डिफरेंस आएगा, कॉमन डिफरेंस आपका 5 हो गया। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 प्लस 5n माइनस 5 इज इक्वल्स टू 78। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 5n माइनस 2 इज इक्वल्स टू 78, 2 ट्रांसपोज हो जाएगा, तो आपका 78 प्लस 2
आपका 80 हो जाएगा और n की वैल्यू 16 आ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि इस AP का 16th टर्म जब आप लिखेंगे 16 टाइम्स तो ये 78 आएगा। जब आप उसको एक्सपेंड करेंगे 3, 8, 18 एंड सो ऑन, तो जब 16 नंबर पे वो सीरीज़ आएगी तो वो वैल्यू 78 होगी। इस तरीके से ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस तरीके से हम लोग इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस यानी कि nth टर्म, सम वाले फॉर्मूले, जितने भी नंबर प्रॉब्लम है सबको सॉल्व करेंगे, सबको रिवाइज करेंगे और सबकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। बस आपको इसी टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके जानी है मैथ एग्ज़ाम से पहले। एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन, इफ द थर्ड एंड नाइन्थ टर्म of an AP are 4 and -8 respectively, which term of AP is 0? आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं। कोई एक AP है, उसका थर्ड टर्म आपका 4 है और नाइन्थ टर्म आपका -8 है। आपको बताना है कि उसी AP में 0 जो है वो कौन सा टर्म होगा। विच टर्म ऑफ AP इज़ 0? तो ना तो मुझे फर्स्ट टर्म पता है ना कॉमन डिफरेंस पता है। जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस ना पता हो तो हमेशा आप क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए आपको क्या करना चाहिए उस पर ध्यान देंगे। तो मेरे पास थर्ड टर्म और nth टर्म दिया हुआ है, तो हम सपोज कर लेते हैं लेट फर्स्ट टर्म बी ए। लेट फर्स्ट टर्म अपने से हम लोग सपोज कर लेते हैं ए, इसी को फाइंड करना है, एंड कॉमन डिफरेंस सी डी बी मान लेते हम लोग डी, और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो थर्ड टर्म nth टर्म के फॉर्मूले से थर्ड टर्म क्या हो जाएगा आपका, मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिख देता हूँ एक बार फिर से। nth टर्म का फॉर्मूला, nth टर्म इज इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी। तो nth टर्म, nth मतलब थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म कितना है उसकी वैल्यू लिखेंगे 4 इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म a प्लस n-1, n क्या आपका थर्ड टर्म, तो 3 - 1 2 d। इसको एक फर्स्ट इक्वेशन बना लीजिए। नाइन्थ टर्म कितना -8, फर्स्ट टर्म ये रहेगा प्लस n-1 नाइन्थ टर्म 9 - 1 8, और कॉमन डिफरेंस तो डी ही हम लोग सपोज किए, इक्वेशन 2। अब जब इन दोनों इक्वेशन को आप लोगों ने सॉल्व करना सीखा होगा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के मेथड से, जिसको हम लोग बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। जब आप किसी एक को या डी को एलिमिनेट करेंगे तो ए की वैल्यू निकलेगी, जब ए की वैल्यू पुट करेंगे फर्स्ट या सेकेंड में तो डी की वैल्यू निकलेगी। तो यहाँ पे ज़्यादा कन्वीनियंट आपका ए की वैल्यू को इवेल्युएट करना है, तो हम लोग करते हैं नीचे को माइनस करते हैं, नीचे वाले नंबर को जब माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया आपका। 4 और +8 12 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका -8d + 2d -6d, और यहाँ से d की वैल्यू -2। जब आप d की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे आप तो आपको a की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, और जब a और d की वैल्यू आ जाएगी तो आप कौन सा टर्म 0 है उसको फाइंड कर सकते हैं। तो d की वैल्यू पुट करते हैं फर्स्ट में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट, इसमें d की वैल्यू हम पुट करते हैं 4 इज इक्वल्स टू a + 2 इंटू
माइनस टू, 4 इक्वल्स टू ए माइनस 4। जब 4 को हम लोग ट्रांसपोज करेंगे तो ये +4 हो जाएगा, तो 4 + 4 इक्वल्स टू 8। तो ए की वैल्यू क्या आ गई आपकी? 8 आ गई। ए की वैल्यू आपके पास 8 हो गई और डी की वैल्यू -2 हो गई। जब आपके पास फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस आ जाए, फिर आपको कोई भी टर्म फाइंड करना हो, nth टर्म के फॉर्मूले से आप कर सकते हैं। जैसे मुझे पता करना था कि कौन सा टर्म 0 होगा, तो मैं मान लेता हूँ कि nth टर्म 0 होगा और n की वैल्यू फाइंड कर लूँगा nth टर्म के फॉर्मूले से। nth टर्म इज टू 0, ए का मतलब 8 प्लस n माइनस 1। n यही हमें फाइंड करना है कि कौन सा टर्म 0 होगा, इंटू डी इंटू -2। तो 0 इज इक्वल्स टू 8 प्लस, जब -2 का मल्टीप्लाई करेंगे -2n प्लस 2। यहाँ से 2n को आप ट्रांसपोज कर लीजिए, 2n इज इक्वल्स टू 8 प्लस 2, n इज इक्वल्स टू 10/2 एंड इट विल गिव्स यू 5। इसका मतलब जो 5 नंबर का टर्म होगा वो उस सीरीज़ में 0 होगा। ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। मैंने आप लोगों के लिए कंप्लीट चैप्टर्स के सारे क्वेश्चंस नोट कर लिए हैं और सारे क्वेश्चन मैं चाहता हूँ आपको करा दूँ, ताकि आपको पता चल जाए कि किस किस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको करनी है, अच्छे से करनी है। एक क्वेश्चन और है जिससे भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं इस टाइप के। हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 lie between 10 and 250। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं कि 4 के मल्टीपल कितने नंबर होंगे, 5 के मल्टीपल कितने होंगे, 6 के कितने होंगे। तो इस क्वेश्चन से आप घबराने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चंस का कभी कभी तरीका चेंज हो जाता है, तो एक बार आप कॉन्सेप्ट समझ लेंगे कि एक्चुअली में सॉल्व कैसे करते हैं, तो किसी भी तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। कह रहा है कि 4 के कितने मल्टीपल्स ऐसे होंगे जो 10 और 250 के बीच में होंगे। तो सबसे पहले आपको फर्स्ट नंबर लेना होगा और आपको 10 और 250 के बीच के नंबर लेने हैं। तो 10 और 250 के बीच में अगर आप काउंटिंग करेंगे तो 10, 11, 12, 13, 14 इस तरीके से नंबर आएगा और 250 तक नंबर आएगा। तो 10 के बाद फर्स्ट नंबर क्या होगा जो 4 से डिवाइड हो। ऐसे तो आप ओरली गेस कर सकते हैं कि 10 के बाद क्या होगा। अगर आप गेस नहीं कर पाते हैं तो सिंपली क्या करना है, आपको 10 को डिवाइड कर देना है 4 से। 4 2 ज़ा 8 2। इसका मतलब ये हुआ कि ये 2 नंबर जो रिमाइंडर आपका आ रहा है, इस नंबर को अगर आप इस 10 में ऐड कर देंगे तो वही आपका फर्स्ट नंबर होगा जो 4 से डिवाइड होगा। तो 10 में 2 ऐड कर देंगे तो फर्स्ट नंबर आपका 12 हो गया। चूँकि आपको 4 के मल्टीपल्स चाहिए, तो जो भी मल्टीपल्स होते हैं वो 4 से डिवाइड होते हैं। तो 12 के बाद 16, 16 के बाद 20, यानी कि 4 की गैपिंग पर ही वो आएगा। 4 का मल्टीपल्स अगर होगा तो 4 की गैपिंग पर आएगा। 5 का मल्टीपल होगा तो 5 की गैपिंग पर आएगा, तो 4 की गैपिंग पर आएगा। इससे एक चीज़ ये क्लियर हो गया कि ये आपका फर्स्ट टर्म है, ये आपका कॉमन डिफरेंस 4 हो गया। इतनी चीज़ें तो आपकी क्लियर हो गई। अब आपको देखना है कि लास्ट टर्म क्या होगा। लास्ट टर्म आपको पता करना है, तो इसको 4 से डिवाइड कर लीजिए। 4 6 ज़ा 24, 4 2 ज़ा 8। ये जो 2 बच रहा है, अगर ये नंबर इस 250 में से रिमूव हो जाए तो 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो आप 250 में से 2 माइनस करेंगे तो आपका लास्ट नंबर क्या आ जाएगा, लास्ट नंबर आपका 248। 2 जब आप माइनस करेंगे तो 48 आएगा। तो ये आपका लास्ट नंबर हो गया। बस nth टर्म के फॉर्मूले से अप्लाई कर दीजिए। सॉरी, माफ़ करिएगा। 248 आपको पता नहीं है किस नंबर पर आएगा, ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, मुझे नहीं पता 248 किस नंबर पे आएगा। मैं मान लेता हूँ कि nth नंबर पे आएगा और उस nth की वैल्यू फाइंड कर लूँगा nth टर्म के फॉर्मूले से। तो ये nth टर्म का फॉर्मूला हो गया 248। फॉर्मूला मैं फिर से लिख देता हूँ आपके लिए ताकि आपको समझ में आता रहे। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। nth टर्म मैं मानता हूँ ये nth टर्म है,
248 ए की वैल्यू 12, एन ये मुझे फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस 4। इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ, 248 माइनस 12 कर लेता हूँ, 4 एंड माइनस 4। जब आप इसको माइनस करेंगे तो 6, 3, 2, 4 प्लस हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 240 अपॉन 4 विल गिव यू वैल्यू ऑफ एन। इसका मतलब एन की वैल्यू आपकी 60 हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इस टाइप के क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते इजली। आपका 5 मल्टीपल पूछे, 6 का मल्टीपल पूछे या कुछ भी पूछे, आप इस तरीके से आप ए की वैल्यू और डी की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, और जो टर्म आपसे पूछा गया है बस यहाँ पे लास्ट टर्म की वैल्यू लिख दीजिए nth टर्म पे, और एन की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। हमने nth टर्म पे ये क्यों लिखा, क्योंकि एन की वैल्यू ही हमें फाइंड करनी है। हमें ये नहीं पता कि कौन सा टर्म है, जो ये टर्म होता है वो यहाँ लिखते हैं, ये हमें पता ही नहीं है, बस टर्म पता है कि ये टर्म होगा, हमने लिख दिया, एन की वैल्यू आपके यहाँ से आ जाएगी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। मेरे ख्याल से लास्ट क्वेश्चन होगा आपका, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी, हाउ मेनी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी, एपी दिया आपका 9, 17, 25, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मस्ट बी टेकन to give a sum of 636। अभी हम लोग ने जो क्वेश्चंस किए हैं वो nth टर्म के फॉर्मूले पे थे। एपी में ही जब आपके पास सीक्वेंस दिया होता है तो उन सीक्वेंस को ऐड करने का भी एक फार्मूला होता है, ऐड करने को भी बोलता है। तो आइए देखते हैं हम लोग कि कुछ अगर नंबर्स दिए हुए हैं, अगर 100 टर्म तक नंबर्स है, तो अगर 100 टर्म तक नंबर का सम फाइंड करना है तो कौन सा हम लोग फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो उस फॉर्मूले को बोलते हैं हम लोग सम ऑफ एन टर्म इज इक्वल्स टू एन बाई 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एक फॉर्मूला ये होता है, और एक और फॉर्मूला एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई 2a प्लस एल। एक्चुअली में सेकंड फॉर्मूला ये कुछ नहीं है, इसी फॉर्मूले से जनरेट हुआ है। तो अगर आपको तरीका पता है तो आपको इस फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं भी पड़ेगी, आप कर सकते हैं इसी फॉर्मूले की हेल्प से। बस आपको nth टर्म के फॉर्मूला का भी यूज़ करना पड़ेगा, ये फॉर्मूला इसी से आया हुआ है। तो अगेन ए का मतलब फर्स्ट टर्म, एन मतलब nth टर्म, जितने टर्म का आपको सम फाइंड करना है, और डी वही कॉमन डिफरेंस, एन आपका वही टर्म हो जाएगा। तो हम लोग इसी फॉर्मूले पे ये क्वेश्चंस करते हैं, इसी फॉर्मूले पे हम लोग करते हैं। आइए देखते हैं हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी, दिस एपी है। इस एपी में ये क्लियर है आपका कि फर्स्ट टर्म की वैल्यू आपकी 9 हो गई, और कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करेंगे, 17 माइनस 9। जब आप 17 माइनस 9 करेंगे तो आपके पास 8 हो जाएगा, तो कॉमन डिफरेंस आपका 8 हो गया। तो सबसे पहले हम लोग ये फाइंड करते हैं ए हाउ मेनी टर्म्स, हमें एन की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। हम लोग एन की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं, ये nth टर्म का फॉर्मूला लिखते हैं, nth टर्म इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से अगर हम लोग चाहें तो डायरेक्ट इस फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं। सम हम लोग को दिया हुआ है 636 इक्वल्स टू एन की वैल्यू फाइंड करनी है, 2 इंटू 9 प्लस एन माइनस 1, एन हमें फाइंड करना है, इंटू डी, डी का मतलब 8। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है, उस इक्वेशन को सॉल्व करने पर आपको एन की वैल्यू मिल जाएगी। तो आइए मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। इन दोनों नंबर में से 2 कॉमन ले लीजिए, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। जब आप 2 कॉमन लेंगे तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आएगा 9 प्लस
4n माइनस 4 इज इक्वल्स टू 636। इसको थोड़ा और सॉल्व कर लीजिए तो आपके पास हो जाएगा n 4n प्लस 5 इज इक्वल्स टू 636। इसको मैं थोड़ा ऊपर सॉल्व कर देता हूँ। इस प्रोसेस के बाद 4n स्क्वायर प्लस 5n और ये जब नंबर इधर आएगा माइनस 636 इज इक्वल्स टू 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन को आप ओरली सॉल्व करने के बजाय आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपका होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a से सॉल्व जरूर करिएगा। जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको n की वैल्यू मिल जाएगी। वही टर्म आपका होगा, वही उतने ही टर्म होंगे जो आपको 636 वैल्यू देंगे। सॉल्व करिएगा, अगर नहीं आएगा तो मैं ज़रूर बताऊंगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बस इसको सॉल्व करना है, n की वैल्यू फाइंड करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। आप लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा होगा, उससे आप सॉल्व कर सकते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन फाइंड द sum of first 15 multiples, sum of first 15 multiples of 8। ये क्वेश्चन आपको पूछ रहा है फाइंड द सम, यानी कि सम फाइंड करना है फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। मल्टीपल तो आप जान गए होंगे, मल्टीपल एक्चुअली में टेबल होता है। 8 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, फर्स्ट मल्टीपल 8 हो गया। 8 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड मल्टीपल 8 2 जा 16। 8 का 3 में करेंगे 8 3 जा 24, थर्ड मल्टीपल 24 हो गया। तो उसी तरीके से आपसे फर्स्ट 15 मल्टीपल पूछ रहा है, तो आप 15 तक तो मल्टीप्लाई करेंगे नहीं, मल्टीप्लाई करेंगे फिर आपको ऐड भी करना होगा। तो उसके लिए फॉर्मूला आप लोग यूज़ करेंगे सम वाला। तो फर्स्ट मल्टीपल तो 8 हो गया, सेकेंड क्या हो गया आपका 16 हो गया, थर्ड 24 एंड सो ऑन आपकी वैल्यू रहने वाली है। तो आपको क्या करना है, इसी नंबर्स का सम करना है। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि n की वैल्यू क्या है। आपको 15 मल्टीपल्स फाइंड करने हैं, 15 मल्टीपल्स को सम करना है। तो आप पहले ये देखेंगे कितने टर्म आएंगे आपके मल्टीपल्स में, तो 15 टर्म आएंगे क्योंकि 15 मल्टीपल आपको फाइंड करना है। तो n की वैल्यू आपकी हो गई 15। और क्वेश्चन से क्लियर है कि फर्स्ट टर्म आपका 8 होगा। और कॉमन डिफरेंस जब मल्टीपल्स 8 के मैंने भी पीछे बताते हैं, अच्छे क्वेश्चन माने जाते हैं, तो क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसा। 2 टाइप्स और बच जाते हैं आपके, जो आपके बोर्ड एग्जाम में, CBSE बोर्ड एग्जाम में ज़रूर आते हैं, आपके असर्शन रीजन और केस बेस्ड। उनको भी हम लोग कवर करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ज़रूर उसको ही डीपली में पढ़ेंगे कि उस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।